नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है जो कि ग्रेविटी के ज़ेर असर होती है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि इसमें दो एक्सिस के ऊपर मोशन हो रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो रही होती है एक ही वक्त में और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। अगर ये टू एक्सिस पे मोशन है एक ही वक्त में तो लाजमी तौर पर हमें इसमें हर एक्सिस के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होगा जो हमें इस मोशन को समझने में हेल्प करेगा। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है और जो उनका जो एक्सेलरेशन है वो लाजमी तौर पे अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है और इसमें जो फॉरवर्ड मोशन है ये ड्यू टू इनर्शिया एक दफ़ा फोर्स लग जाने के बाद इनर्शिया की वजह से है और जो नीचे की तरफ जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, हम कुछ एग्जांपल कोड कर रहे हैं कि एक फुटबॉल को किक किया गया है, ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और ये डाउनवर्ड भी मूव कर रहा होगा, पहले अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड जाएगा। इसी तरह से एक गोल्फ की बॉल को जब हिट किया जाता है तो वो पहले जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है, फिर वो फॉरवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। इसी तरह से कैनन बॉल जो है यानी कि जो किसी तोप से निकला हुआ जो गोला है वो भी उसकी जो मोशन है वो भी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड और अपवर्ड है, यानी कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है जो फोर्स एक्ट करती है इस सारी मोशन में, यानी कि वो अहम फोर्स जो इस मोशन को करवाती है वो ग्रेविटी है। इसीलिए जो इसमें हम जो एक्सेलरेशन का जिक्र करेंगे वो हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा AY = G। और इसमें जो अहम फैक्टर दूसरा है वो क्या है कि जी इसमें एक दफ़ा थ्रो के बाद कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अमल नहीं करती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो हमेशा सेम स्पीड के साथ होगी। और इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाफ मोशन को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम x से डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएगा Vx × t, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं y = ½ gt²। नेक्स्ट हम इस मोशन को ज़रा कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि जी, और आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको थ्रो किया गया है वेलोसिटी v0 के साथ, इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ, और उसके दो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट है। ऑब्जेक्ट जो है वो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है। और अगर आप मिड में ज़रा नोट डाउन करें तो हमारे पास जो है v0x जो है यानी कि जो x कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वही है। और इसी तरह से थ्रू आउट द मोशन जो है v0 का जो x कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी उसका x कंपोनेंट वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट कम होता चला जाएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा एज, तो वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी वही है v0x। इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी अगेन जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज होता होता बढ़ता चला जाएगा और v0 जो है x कंपोनेंट जो है वो हमेशा वही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अगर आप नोट करें अपवर्ड और डाउनवर्ड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहा है, यही प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक डेफिनेशन का भी हिस्सा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें वेरिएशन आती रहती है ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है
प्रोजेक्टाइल, उसे हम जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उसका जो रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटीज के साथ, उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। g यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, vi हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा जो है वो इनिशियल एंगल है जिसके साथ इस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। इसके अलावा हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी, कितना टाइम जो है वो लगा इस सारी ट्रेजेक्ट्री को परफॉर्म करने में। ट्रेजेक्ट्री असल में जो है वो टोटल जो आपके जो पाथ कवर है उसको रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आ रही है ये पैराबोलिक इन नेचर है, यानी कि इसका जो फॉर्म है ये पैराबोला की तरह है। अगर आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट को ये पूरे ट्रेजेक्ट्री को कवर करने में जो टाइम लगता है अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय g। इसी तरह से अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन जहां से फायर किया गया प्रोजेक्टाइल को और फाइनल पोजीशन जहां पर जाकर प्रोजेक्टाइल हमारा हिट करता है, तो हम रेंज को कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, vi स्क्वायर डिवाइड बाय g साइन 2 थीटा। रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी? रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो साइन थीटा वाला फैक्टर है इसको हम जो है वो 1 सपोज कर लेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है वो vi स्क्वायर डिवाइड बाय g होगी। और अगर आप साइन 2 थीटा वाला जो फैक्टर अगर आप उसे 1 लें और यहां से थीटा कैलकुलेट करें तो एंगल 45 डिग्री के लिए रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। जैसे कि आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने मुख्तलिफ जो है एंगल्स के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, आपको जो है वर्टिकल जो है ना एक्सिस के ऊपर हाइट्स भी आपको मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको रेंज नजर आ रही हैं, और रेड कलर में आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जो है ना किस किस एंगल पे थ्रो किया गया और एंगल स्पेसिफाई किए गए हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी गिवन है। तो अगर आप नोट डाउन करें तो जो मैक्सिमम रेंज है वो एंगल 45 डिग्री के लिए, और अगर आपका एंगल जो है उस 45 डिग्री से जितना ऊपर जा रहा है उतना ही अगर नीचे की तरफ होगा, यानी कि अगर आप 45 में जो है आप 15 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 60 आ जाता है, और अगर आप उसमें से 15 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है। तो रेंज जो है वो 60 और 30 के लिए सेम है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स। अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स जो है उन्हें हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, यानी कि आपने एक दफ़ा जैसे कैनन शेल है, आपने कैनन शेल फायर कर दिया, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने उसको कोई एक दफ़ा फायर करने के साथ साथ कोई पावर नहीं दे रहे, इसके अलावा कोई गाइडेंस नहीं है उसके साथ कि उसने कहाँ जाकर हिट करना है, ऐसे मिसाइल्स को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिफाइन कुछ इस तरह से डिफाइन होती है कि अगर आप अर्थ को फ्लैट सपोज कर लेते हैं, और ये जो अर्थ फ्लैट आप सपोज कर रहे हैं ये लाजमी तौर पे शॉर्ट रेंज के लिए होगा, तब जो इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक इन नेचर होगी। लेकिन अगर आप अर्थ को एज अ स्फेरिकल सपोज करते हैं, यानी कि आप इसको फायर करते हैं एज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल के तौर पे, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है एलिप्टिकल इन नेचर होगी। यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए ट्रेजेक्ट्री जो है वो प्रोजेक्टाइल की जो है वो पैराबोलिक इन नेचर होती है, और लॉन्ग रेंज के लिए जो ट्रेजेक्ट्री है वो एलिप्टिकल इन नेचर होती है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला जी हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट रिमेन द सेम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट रिमेन सेम। वेलोसिटी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो चेंज नहीं होता। ये जो नोट का वर्ड है ये आपने एमसीक्यूज में खास तौर पर इसको नोट डाउन करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। जो चेंज डज नॉट रिमेन सेम, वो कौन सा कंपोनेंट है जो चेंज नहीं होता। तो वही जो चेंज होता रहता है या सेम नहीं रहता, तो भाई पहली ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, दूसरी ऑप्शन है वर्टिकल, या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो जी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहता है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लाजमी तौर पर थ्रू आउट द मोशन जो है वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा लास्ट एमसीक्यू है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो किस एंगल के ऊपर जो है वो सेम होगी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो बेटा इसमें सिंपल ट्रिक ये है कि वो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा उनके लिए रेंज जो है वो सेम रहेगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है 28 + 62 90 डिग्री, तो जो सी ऑप्शन जो है वो इसमें से ठीक ऑप्शन है। थैंक यू।